क्लास 12th का लेसन 1 पॉलिटी में हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। देखिए, जब राष्ट्र निर्माण होती है, जब पहली पहली बार आज़ाद जब होती हैं, उसके बाद हम बहुत सारे प्रॉब्लम आती हैं उस देश को सुटेबल बनाने में, लोगों के लिए सक्षम बनाने में। आज उसी को चैप्टर को लेकर के हम लोग आए हैं, जो चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। एक राष्ट्र जब निर्माण करेंगे तो कौन कौन सी चुनौतियाँ आएंगे, हम लोग आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं कुछ फिगर दिखाने वाला हूँ, आप लोग पहले उसे देखिए, फिर उसके बाद बताइए कि इसमें क्या क्या किस चीज़ के लिए फिगर में बताया गया है, उसके बारे में आप लोग को बताना है। सबसे पहली बात देखिए, आपको मैं इसे छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको विजिबल अच्छे से हो जाए। देखिए, फिगर का जो बनाया गया है ये सुनील जाना के द्वारा बनाया गया है। और इस फिगर में देखिए, एक पाकिस्तान का झंडा है एक तरफ और दूसरी तरफ आपका इंडिया का फ्लैग यहाँ पर दिखाई दी गई है। आखिर ये क्या दिखाना चाहता है, यहाँ पर जो दिखाई दे रहे जो लीडर दिखाई दे रहे हैं, ये सब आखिर क्यों यहाँ पर दिखाई गई हैं, इसी के बारे में हम लोग को पहले अब बताइए। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या। देखिए, कहता है इसमें है क्या, तो इसमें कहता है 1947 जब भारत आज़ाद हुई थी तो उस दौरान बहुत सारे दंगे हुई थी। ठीक है, तो आज़ादी के समय भारत और पाकिस्तान एक ही थे, लेकिन आज़ादी जैसे ही होती है तो भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हो जाते हैं। तो इन्हीं में लिखा गया है कि कलकत्ता 1947 दंगा प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भारत और पाकिस्तान के झंडा फहराते हुए नजर आए थे। शहर में गश्त कर रहे ट्रकों पर चढ़ रहे इन लोगों को यह चित्र विभाजन की खुशी और त्रासदी दोनों को एक साथ बयान करती है। एक तो यहाँ पर यह पता चलता है कि दोनों कितने खुश हैं, और दूसरी तरफ ये बयां करता हुए फिगर कि कितना ज़्यादा त्रासदी हुआ था, ये दोनों को लेकर के यहाँ पर बताई गई है कि एक तरफ खुशी की लहर है तो दूसरी तरफ दुखों की पहाड़ टूटे आ जा रही है। इस तरह से यहाँ पर दिखाई गई है इस फिगर में। ये जो आपके जो छत पे चढ़े हैं, ये किसकी छत पर है, ट्रक के छत पर हैं, और ये भारत का भी झंडा है और यहाँ पर पाकिस्तान के भी झंडे साथ में रखी गई हैं। हम लोग देखते हैं इसमें पढ़ना क्या क्या है, इस अध्याय में क्या क्या है। तो कहता है इस अध्याय में आज़ाद हिंदुस्तान के शुरुआती कुछ साल चुनौतियों से भरे थे। जब आज़ाद हिंदुस्तान हुआ था, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुई थी, उस दौरान बहुत सारे ये जो साल थी उस चुनौतियों से भरे थे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स भारत में आ चुके थे। सबसे बड़ी चुनौती थी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की थी, कि कैसे हम राष्ट्र में अपने सभी को एकता के रूप में बांध सके, और कैसे यहाँ पर लोगों को, जो टूटे हुए जो लोग हैं, बहुत सारे देशी रियासतों के जो लोग हैं, उसको हम एक में कैसे बांधे, इसके बारे में चुनौतियां थी कि हम कैसे सबको एक में कर सकें। तो एक बात आप लोग को पता होगा कि भारत के जो लौह पुरुष कहे जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हीं को ही देन है कि भारत को अखंडता किया गया है, यानी कि जो टूटे हुए थे उस सबको अखंड भारत बनाए थे। ठीक है, अगर हम कहें कि 500 लेकर के 65 जो देशी रियासतें थी, इस सब को मिला करके भारत में मिला करके और भारत एक देश का निर्माण किए, यानी कि अखंड भारत का निर्माण करता कौन कहेंगे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज़ाद हिंदुस्तान राजनीति के इतिहास की इस चर्चा की शुरुआत में हम इन्हीं चुनौतियों को जिक्र से करेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे 1947 के बाद के पहले दशक में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटा गया। देखिए, जब राष्ट्र निर्माण कर रहे थे 1947 की आज़ादी के बाद, तो 1952 से ही हमारा देखते हैं कि देश में पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, इसलिए कि ताकि देश की जनता को कुछ दिया जाए, अपने देश को विकास किया जाए, जिससे कि हमारे और भी जो देश के जनता है उस सबको प्रॉब्लम से छुटकारा मिल पाए, और ये सब चुनौतियां हम लोग बढ़िया कर सकें। जैसे कि हमारे जब देश में चलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा किसान के वर्ग के लोग रहते थे। अब जो किसानी वर्ग के लोग रहेंगे तो खेतों में पानी चाहिए, जब खेतों में पानी चाहिए तो डैम बनानी पड़ेगी। तो पहली बार जो डैम बनाई गई थी वो भाखड़ा नंगल डैम थी, और ये जो लाई गई पहली पंचवर्षीय योजना के तहत लाई गई थी। ये सब आप लोग को हम बताएंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, कि पंचवर्षीय योजना क्या होती है, ये सब के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम यही सोच रहे थे कि जो पहली जो दशक है, पहला दशक,
यानी कि जब 1900 लेकर के 47 से लेकर के 10 साल चलिए तो 1957, इस दशक में हम लोग भारत में बहुत सारे चेंजेस लाने का प्रयास किए, जिससे कि भारत की जनता को बहुत सारे चीज़ की सहूलियत प्राप्त हो सके। इसमें कही जा रही है पॉइंट में कि आज़ादी मिली लेकिन देश का बंटवारा भी हुआ। ये बहुत दुख की बात होती है कि आज़ादी तो मिली, एक तरफ खुशी की बात है, तो दूसरी तरफ देश का बंटवारा भी हुआ था। ये बहुत बड़ा दुख की बात है। बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। देखिए, बंटवारा तो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, चलो दिक्कत तो है ही, लेकिन मानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बंटवारे के साथ साथ हिंसा हो जाए, ये तो कह सकते हो ना, इतना ज़्यादा दर्द वाला भरा बात हो जाएगी कि हम उससे उभर नहीं पाएंगे। तो एक तो बंटवारा हुआ, और बंटवारा होने के कारण बहुत बहुत ज़्यादा हिंसा हुआ था। तो लोग विस्थापित हुए थे। कैसे? तो लोग जो पाकिस्तान में जो हिंदू लोग रह रहे थे वो सब भारत आने के लिए सोचने लगे। तो जो भारत में मुस्लिम लोग थे वो अधिकतर जाने के लिए कहाँ सोचने लगे? पाकिस्तान। और बहुत सारे ऐसे जो पढ़े लिखे मुस्लिम लोग थे वो सब भारत में ही रहना पसंद किए। तो बहुत सारे लोग क्या हुए? विस्थापित हो गए एक जगह से दूसरे जगह। इस घटना से धर्मनिरपेक्ष भारत की धारणा पर ही आंच आने लगी थी। अब धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष कहता है कि हमारे जितने भी, यानी भारत में जितने भी तरह के धर्म अपना जो लोग मनाते हैं वो सब लोग का धर्म को बराबर बराबर मान सम्मान दिया जाएगा, और किसी भी धर्म को किसी दूसरे धर्म से नीचा नहीं दिखाया जाएगा, सभी का बराबर सम्मान मिलेगा। अब इस तरह से जब सोचिए कि भारत से लोग, मुस्लिम लोग जब जाने लगेंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं कि इस्लाम धर्म को यहाँ पर मनाने, मतलब कम मानने लगे। अब ये जो डर सताने लगी ना, एक तरह से कहिए कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता के जो गीत गाई जाती थी, इस पर बहुत बड़ी चोट लगी कि इस तरह से भागना, यानी कि विस्थापित होना, लोगों को विस्थापित होना भारत से पाकिस्तान, ये ऐसा फील होने लगा कि रियली में भारत में धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा। ठीक है, लेकिन अभी जब हम लोग देखते हैं अभी के भारत में, यानी कि 2024-25 के भारत को देखते हैं, ठीक है, कि इस दौरान अभी भारत धर्मनिरपेक्ष है। सभी धर्मों को बराबर बराबर मान सम्मान मिलता है, सभी धर्मों में छुट्टी भी मिलती है जो कि आप अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं, मना सकते हो। ठीक है, यानी कि जो भारत के जो धर्मनिरपेक्षता जो धारणा थी, इसको धूमिल महसूस होने लगा कि ये हमारे देश में क्या हो गई। कहती है देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का मसला तुरंत हल करना जरूरी था। क्यों? कि अगर कुछ ही दिन ज़्यादा हो जाता ना, तो बहुत सारे जो देशी रियासतें थे वो कभी भारत में ना मिलते और वो अपना देश चलाना शुरू कर देते, क्योंकि उसको अंग्रेज ना सताता था कि भारत के जो प्रधानमंत्री जो बने थे वो सताते नहीं। भारत के प्रधानमंत्री नहीं सताते तो उन लोग क्या होते कि राजा का राजा ही बने रह जाते और मेरा देश कमज़ोर का कमज़ोर रह जाता। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये बात समझ में आया मतलब लोगों को कि नहीं, भारत जो देशी रियासतों थी वो सबको भारत के संग में मिला लेना ज़रूरी है और तुरंत ही हल करना ज़रूरी है। कुछ दिन जैसे ही होगा तो ये सब कभी भी देश में सम्मिलित नहीं होंगे। देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भाषाएं अलग अलग थी। लोगों की आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए देश के अंदरूनी सीमा रेखाएं फिर से तय करनी थी। देखिए, बहुत सारे ऐसे हमारे देश में थे जगह जहां पर भाषा बहुत डिफरेंस होती है। जैसे अगर हम चले बिहार की बात, अपना बिहार की बात, तो उसमें साउथ बिहार में चलेंगे तो मगही बोली जाती है। आपका नॉर्थ बिहार जो पश्चिम वाला इलाका है उसमें जाएंगे भोजपुरी बोली जाएगी। वही अगर चलते हैं नॉर्थ बिहार में पूरब की ओर तो आपको मैथिली बोली जाती है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि भाषाएं बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो रही है। तो इस तरह से बहुत सारे राज्य भी हमको अलग अलग करना पड़ता। बहुत लोगों को सीमा रेखाएं बनानी पड़ती कि ये वाला राज्य का ये सीमा है, अगला राज्य का ये सीमा है। इस प्रकार भी हमें करना था। अगले 2 अध्याय में हम दूसरी चुनौतियों को भी चर्चा करेंगे। शुरुआती दौर में हम देश को इन चुनौतियों से निपटना पड़ा था। किन चुनौती? हम उसे अब हम लोग देखना शुरू करते हैं कि पहला चुनौती क्या था कि नए राष्ट्र या राज्य की चुनौतियां क्या थी। तो सबसे पहली बात हम ये कह सकते हैं कि लोगों को पहले हम लोग को एकजुट बनाना था। फिर हम कह सकते हैं कि लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना को जागृत करना था। ये बहुत बड़ी चुनौतियां थी। ठीक है, जो लोग बाहर जा रहे थे हमको उसको रोकना भी था। ये भी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां बनी थी। तो अब हम लोग आते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां के बारे में पढ़ने। ठीक है, कि नया जब राष्ट्र या राज्य बनता है तो क्या क्या चुनौतियां हमें सामना करना पड़ता है।
कहता सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, 14 अगस्त और 15 अगस्त क्यों कही गई? क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त को हमारा भारत आज़ाद हुआ था, कि मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। यानी कि जैसे ही भारत आज़ाद हुई, और उस वक्त हम लोग जानते हैं कि हम लोग को दिसंबर माह में स्टार्ट हुई थी, और कब? दिसंबर 1946 को यहाँ से संविधान लिखाना शुरू हो गया था, संविधान सभा का गठन हो गया था, और ये जो ख़त्म हुई थी 26 नवंबर 1949 को। अब यहाँ से सोचिए कि इन दोनों के बीच में हमारा देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को। आज आज़ाद होगा तो इस दौरान हमारे भारत में ये संविधान सभा चल रही होगी, और जब चल रही होगी तो इसी बीच संविधान सभा में 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि को भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संविधान सभा को संबोधित करते हैं। और ये जो संबोधन था बहुत प्रसिद्ध हुआ, और इसीलिए इस संबोधन को हम लोग भाग्यवधु से कहते हैं, या चिर प्रतीक्षित भेंट कहते हैं, या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। कहता हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी कि किस वक्त हमारा देश आज़ाद हो जाए। आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई आवाज़ें बुलंद थी कि माने जिसमें से कह सकते हैं बहुत सारे नारा दिए गए थे, जैसे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर नाराएं लगाई गई थी, यानी कि बहुत सारे आवाज़ यहाँ पर बुलंद करवाई गई थी। बहरहाल दोनों बातों पर सबकी सहमति थी। पहली बात यह थी कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। इसमें कोई भी यहाँ पर राजतंत्र नहीं होगा, कोई भी एक सरकार हमेशा सरकार बनी रहेगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर लोकतांत्रिक होगी, या वोट से यानी कि जनता का सरकार चलाई जाएगी। ये बात इसमें पहली बात कही गई थी। और दूसरी यह थी कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, कभी ऐसा ना हो कि अपने जेब भरेंगे। ठीक है, ऐसा काम नहीं करो। जैसे एक बात सोचिए, सरकार कितना रवैया गलती करता है। एक तो समझिए कि सरकारी जो नौकरी करते हैं उस सब का पेंशन बंद करने के चक्कर में था कुछ दिन पहले। अभी खैर ओपीएस लाया है, तो इसमें है ओपीएस अभी लाया गया है। ठीक है, तो इसमें बताई गई पेंशन मिलेगी, लेकिन बीच में क्या किया गया था, एनपीएस कहा था कि सरकार अब आपके पेंशन नहीं देंगे, ये आपका शेयर मार्केट पर डिपेंड करेगा। अब बात समझिए कि लेकिन अगर बताइए कि एक नौकरी जब कर रहा है ना, तो एक ही पेंशन मिलेगा। चलो बस अच्छी बात है कि पेंशन मिलेगा, लेकिन नेता लोग में क्या है कि अगर आप 1 महीने के लिए भी आप जीत करके आए थे, तो आपको जीतने के बाद हर महीने हर महीने पेंशन मिलेंगे। अगर एक ही सीट पर इस साल जीते थे तो एक पेंशन, फिर अब दूसरे बार भी जीत गए ना, तो आपको फिर से एक और पेंशन। अगर मान लीजिए पेंशन आपको 30,000 रुपया मिल रहा है एक बार का, तो अगला भी 30,000 जोड़ करके आपको कितना मिलेगा, तो आपको 60,000 पेंशन मिलेगा। जैसे अगर समझने की बात सोचते हैं तो एक चीज़ समझिए, मोदी जी भी कितने टर्म रह गए, 3 टर्म रह गए यहाँ पर। ठीक है, 3 टर्म कहाँ पर, तो 2014 से 2019, फिर अभी 2019 से रह के 2024, और फिर अभी 2024 से भी चल रहे हैं। सोचिए, एक बार जब यहाँ रिटायर हुए थे 2024 में रिटायर हुए, तो एक पेंशन यहाँ से मिला, दूसरा यहाँ रिटायर हुए 2024 तक दूसरा पेंशन, और अब जब रिटायर हो जाएंगे ना, तो प्रधानमंत्री मोदी का 3 पेंशन यहाँ से, अभी 3 पेंशन इनको मिल रहा है। साथ ही साथ ये 2000 के लगभग में ये मुख्यमंत्री थे कहाँ की, गुजरात की, तो उनको वहाँ पर भी पेंशन मिल रहा था। अब जितने टर्म वो जीते होंगे ना, उतना पेंशन मिलेगा। अगर वहाँ पे 4 टर्म जीत गए होंगे तो 4 पेंशन उधर और 3 पेंशन इधर, 7 पेंशन रख रहे हैं। यानी कि 30,000 रुपये अगर पेंशन मिलता होगा तो 30 सत्ते 21 यानी 2,10,000 रुपया उनका तो ऐसा ही रह गया, यानी पेंशन से। और जो कमाई है वो अलग बात है। ठीक है, यहाँ पर हम कमाई का पैसा नहीं जोड़ रहा हूँ, सिर्फ हम यहाँ पर किसके बात सोच रहा हूँ, तो सिर्फ यहाँ पर हम पेंशन की बात कर रहे हैं कि कितना पेंशन उनको अभी मिल रहा होगा।
यानी कि नेता लोगों क्या एक बार जीतो तो ये इस तरह से हम कहेंगे कि क्या ये सरकार जो है क्या ये सबके भले के लिए काम कर रही है पेंशन लेकर के? बिल्कुल नहीं। अगर यही जब एनपीएस लाना था तो सरकार भी अपने ऊपर एनपीएस लाए, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, ये तो सरकार सभी के भले के लिए काम कर रही है, लेकिन ऐसे काम नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन जब ये भारत आज़ाद हो रही थी तो उस वक्त कही गई थी कि सरकार जो भी होगी ना उस सबके भले के लिए काम करेगी, लेकिन क्या अभी भले के लिए काम हो रही है? ऐसा देखने को नहीं मिलती है। हाँ, हो रही है, लेकिन कुछ हद तक मिल रही है, लेकिन ज़्यादा तक आपको नहीं मिल रही है। इस शासन में गरीबों और कमजोरों को खास ख्याल रखा जाएगा। कही गई थी कि जब संविधान लागू की गई थी, जब भारत आज़ाद हुआ था, सरकार चलाना था, तो इस सब बात ही कही गई थी कि पहले लोकतांत्रिक सरकार होगी और दूसरा सबके भले के लिए सरकार काम करेगी। तीसरा कि जो भी इस शासन जो भी गरीब होंगे या कमज़ोर लोग होंगे उसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। जैसे कमज़ोर लोगों को क्या कर दिया गया? आरक्षण दिया गया था। देश अब आज़ाद हो चुका था और आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त भी आ गया था कि अब जब आज़ाद हो गए तो अब हम लोगों को बहुत बढ़िया से लोगों का ख्याल रखेंगे, सब लोग देश के जनता को भली भांति खुश रखेंगे, ये सब कही गई थी। और अब वक्त आ गया था कि सभी सपने, आज़ादी से जुड़े जितने भी सपने हैं सबको साकार किया जाए, सबको काम करके लक्ष्य को पूरा किया जाए। ये बात सभी के मन में बनते जा रही थी। कह रहा यह कोई आसान काम नहीं था कि सबको खुश कर दे, हमारा राष्ट्र बन रहा था, कोई चुनौतियाँ नहीं थी, ऐसी बात नहीं थी। कोई आसान काम ये नहीं था कि राष्ट्र चलाना बहुत ज़्यादा, एक तरह से कह सकते हो तो बहुत ज़्यादा समझने की बात है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाएगी। ठीक है, कि सभी को आपको देख रेख करके साथ साथ देश को आगे भी आपको बढ़ाना है कि कोई जनता आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। राज के रूप में आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ था। जो राष्ट्र था राज के रूप में, आज़ाद हिंदुस्तान जब हुआ था, इसका जो जन्म हुआ एक कठिन परिस्थिति में हुआ, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज बहुत सारे चीज़ लूट करके लेके चले गए थे। डेवलपमेंट के नाम पर कोई भी चीज़ नहीं थी। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालात के बीच आज़ाद हुआ था, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। जब कोई भी मुल्क आज़ाद होता है उसके पास बहुत सारे संसाधन दिए जाते हैं, लेकिन जब भारत आज़ाद हुई थी तो इसके पास संसाधन की बहुत ज़्यादा कमी थी। आज़ादी मिली लेकिन देश के बंटवारे के साथ। आज़ादी तो मिला लेकिन देश का क्या हो गया? बंटवारा हो गया। सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। यानी 1947 तो आज़ाद मिली, लेकिन ये जो है ना बहुत ज़्यादा इस साल हिंसा भी हुआ था और साथ ही साथ यहाँ पर विस्थापन हुआ था, त्रासदी हुआ था। विस्थापन का मतलब लोग देश छोड़ करके यहाँ से वहाँ जाने लगे, कोई विदेशों से लेकर के भारत में आने लगे। इस दौरान बहुत ज़्यादा क्या हो गई? विस्थापन हुए और त्रासदी भी बहुत ज़्यादा हुआ था। आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविधि लक्ष्यों को हासिल करने का यात्रा भी शुरू करनी पड़ी। यानी इतना ज़्यादा टेंशन के साथ, इतनी ज़्यादा कष्ट के साथ, लेकिन फिर भी क्या, भारत तो आज़ाद हुई थी ना, तो भारत का सपना भी था ना कि हम अभी जितने भी हमारे जो लक्ष्य है हम सबको हासिल करें, तो हासिल करना भी था, तो इसलिए अब हमें काम करना शुरू करना पड़ा था। आज़ादी के उन उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि यह हमारा नया राष्ट्र चुनौतियों के चपेट में है। ये अगर जिस दिन हमारे राष्ट्र के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, जिन्होंने देश चलाना शुरू किया था, अगर उनके मन में होता कि मेरा नया राष्ट्र है, किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, कितनी चुनौतियाँ आएंगे, अगर ये सोच लेते ना, तो भारत आगे, देश आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। लेकिन सारे लोग क्या हो गए, इस चीज़ को चिंता छोड़ दिए, कहे कि नहीं, ये सब उतार चढ़ाव होते रहता है, हमें अभी देश को आगे बनाना है। और ये मेरा देश आज आज़ाद ना होकर के बहुत साल पहले आज़ाद हो चुकी थी। ये सोच करके लोग आगे बढ़ना शुरू कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको इसमें बहुत सारे इसमें देखने को मिलेगा। पेपर का कटिंग है, समझिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 3 चुनौतियाँ क्या थी अगले वीडियो में। आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल से हम सोचेंगे कि आधे घंटे का वीडियो हम इसमें ले करके आएँ। तो आपकी यही रहेगी कि हम लोग क्लास 12 का लेसन 1 से स्टार्ट करके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।